नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों मौलिक कर्तव्य, जो हम लोग का मूल कर्तव्य है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बारे में पढ़े थे कि किस तरह से मौलिक कर्तव्य ली गई है, किस तरह से संविधान में उसको जोड़ा गया है, किस भाग किस अनुच्छेद में उसकी चर्चा है। उसके बाद मैंने बताया कि उसकी संख्या कितनी है और उसके बाद उसको स्टेप से मैं बारीकी से हर चीज़ को पढ़ाया था। आज का दोस्तों टॉपिक हम लोग का वो है भारतीय संविधान का ही टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, जैसा कि यहाँ हेडिंग में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपको कहीं कहीं तत्व भी लिखा मिलेगा और कहीं कहीं सिद्धांत भी लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। अब है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं यहाँ कि जो मुख्य बिंदु है, जो मेन पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है या सिद्धांत है, वो भाग 4 में इसकी चर्चा है। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। तो वो 22 भागों में से 4 भाग जो है, अनुच्छेद जो है दोस्तों, भाग 4 वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दर्शाता है। अब है दोस्तों अनुच्छेद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल्स। तो अनुच्छेद दोस्तों 36 से 51, यानी 36 से 51 जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ही बारे में विस्तार रूप से, यानी 36 से लेकर 51 तक पढ़ना है। अब है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग के संविधान में ली कहां से गई। तो मैं पहले ही बताया हूं दोस्तों कि हम लोग के संविधान में 2 तरह का कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों 75% और दूसरा कॉन्सेप्ट है 25%। तो 75% दोस्तों जो बात है 1935 के अधिनियम से ली गई थी, और जो है ये 25% वो जो है जो विदेशी स्रोत यानी दूसरे देश से लिया गया है दोस्तों। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हम लोग अपने संविधान में दूसरे देश से शामिल किए हैं। तो कहाँ है दोस्तों स्रोत? वो तो स्रोत आयरलैंड है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आई दोस्तों। तो आयरिश, इसको आयरलैंड बोलते हैं, आयरलैंड से इसको लिया गया है। अब है आगे दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कहने का मतलब दोस्तों कि आखिर क्यों बनाया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कह रहा है दोस्तों कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कहने का मतलब है दोस्तों कि राज्य जो है अपने राज्य के अगर कल्याण करना चाहता है, विकास करना चाहता है, समृद्धि करना चाहता है, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत कल्याणकारी राज्य बना सकता है। तो यही है दोस्तों कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अपने राज्य को कल्याण करना। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है। ये नोट पॉइंट का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ हुआ कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सुन लीजिए, नोट पॉइंट क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, इसके बारे में कुछ कंडीशन है दोस्तों। बहुत लोगों को ये बात कंफ्यूजन रहता है कि और चीज समझ जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों कुछ बात ऐसा है, समझिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। इसमें जो बातें लिखी गई है 36 से 51,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो अनुच्छेद है दोस्तों 36 से 51, इसमें लिखी गई बातों के तहत कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है, न्यायालय में जाकर केस कार्रवाई नहीं कर सकता है कि हाँ हमको इस अनुच्छेद के तहत ये सुविधा नहीं मिला। ये दोस्तों डिपेंड करता है राज्य के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना साथ ही साथ न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो आप समझ गए दोस्तों, कहने का मतलब कि राज्य अगर चाहे तो विकास कर सकता है, कल्याण कर सकता है, ये राज्य के ऊपर है। किसी भी राज्य के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपना राज्य का विकास करेगा अन्यथा नहीं करेगा। तो आप समझ गए दोस्तों, तो राज्य पर डिपेंड करता है कि राज्य विकास होगा कि नहीं होगा। तो वही करा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि राज्य के नीति निषेध तत्व जो है इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य की कल्याणकारी स्थापना करना एवं साथ ही साथ इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति दोस्तों ये नहीं कह सकता है कि हमको ये सुविधा नहीं मिला है, हम न्यायालय में केस करेंगे, राज्य के विरुद्ध हम केस करेंगे, ऐसा दोस्तों नहीं है। क्योंकि दोस्तों राज्य के नीति निषेध तत्व जो है वो संविधान में कहा गया है कि राज्य अगर चाहे तो अपने राज्य के कल्याण के लिए, विकास के लिए ये लागू कर सकता है। न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दोस्तों मैं एग्जाम्पल कहना चाहूंगा, जैसे कि आप सुनते होंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री पोशाक योजना चलता है, उसके बाद सुने होंगे कि लोगों को साइकिल का पैसा मिलता है, या सुनते होंगे कि और भी कुछ योजना जो है सरकार देती है। तो दोस्तों ऐसा कोई कानून नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखी गई है कि लोगों को साइकिल देना है, लोगों को पोशाक देना है। फिर भी दोस्तों अपना अपना राज्य जो है विकास के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, बढ़ाने के लिए दोस्तों अपना राज्य मदद देता है लोगों को। तो वही है दोस्तों, राज्य के विकास के लिए, कल्याणकारी राज्य के विकास के लिए लागू कर सकता है नीति निर्देशक तत्व, और इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो दोस्तों आपने ये 4 पॉइंट को देखा, किस भाग में है, तो भाग 4, अनुच्छेद कितना है दोस्तों 36 से 51। ये ली कहां से गई है दोस्तों, स्रोत कहां से है, तो आयरलैंड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और नोट में क्या बताया कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद बताए थे कि 36 से 51 तक है दोस्तों, यानी 36 से 51 के बीच में ही इसका चर्चा है। तो बात उठता है दोस्तों कि 36 क्या है, 37 क्या है, 38 अनुच्छेद क्या है, 39 क्या है, 40 क्या है, 41 क्या है। उसके बाद इधर लिख देते हैं दोस्तों 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51। चलिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 36 से लेकर के 51 तक जो अनुच्छेद है, इसमें कुछ न कुछ ऐसा बात लिखा गया है जो संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो राज्य चाहे तो अपने विकास के लिए लागू कर सकता है। तो दोस्तों यही अनुच्छेद के बारे में विस्तार से जानना है कि क्या किस भाग अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग अनुच्छेद को देखते हैं। देखिए दोस्तों 36 जो है, अनुच्छेद 36 वो कह रहा है कि राज्य की परिभाषा है, यानी राज्य किस तरह से लागू करेगी उसके बारे में है दोस्तों जो है अनुच्छेद 36।
37 क्या है दोस्तों कि आपने सुना, पहले बताया कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति न्यायालय में इसके विरुद्ध केस नहीं कर सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता है, न्यायालय में नहीं जा सकता है। तो न्यायालय से संबंधित जो बात है दोस्तों वो है किसमें दोस्तों, वो है 37 में। बाकी दोस्तों मेरे पढ़ाने के बाद हम एक आपको गाइड दे रहे हैं, आप क्या कीजिए दोस्तों कि एक किताब ले लीजिए और उस किताब में निकाल के लाइन से स्टेप टू स्टेप पढ़िए दोस्तों। हम जो बात आपको समझा रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर बात आपको समझ में आएगा, और जब आप कोई किताब देख के पढ़िएगा तो वो किताब से भी पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें समझ में आएगी कि किस तरह से सर ने समझाए थे। तो 36 क्या बताया दोस्तों कि राज्य की परिभाषा, 37 क्या बताया दोस्तों कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 38 कह रहा है दोस्तों इसमें कि राज्य लोक कल्याण की समृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। समझ गए दोस्तों, यानी राज्य के विकास के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और साथ ही दोस्तों कहा है कि जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। जो सरकार है दोस्तों वो आर्थिक मदद देगी, राजनीतिक मदद करेगी। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि इसमें आपको एक बात और बोला है दोस्तों कि हाँ सामाजिक मदद करेगी। तो ये सब ध्यान रखना है दोस्तों कि 38 में क्या है दोस्तों, तो राज्य के विकास के लिए जो आर्थिक, सामाजिक जो भी बातें हैं वो नागरिक को मदद करेगी राज्य, यही बात बोला गया दोस्तों 38 में। 39 क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 39 कह रहा है दोस्तों कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। समझिए दोस्तों, कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी जो व्यक्ति मान के चलिए 10 घंटा कार्य कर रहा है उसका पेमेंट अलग है, और जो व्यक्ति दूसरा लोग काम कर रहा है वही काम उसका पेमेंट अलग है। तो दोस्तों वो अलग अलग हो गया, समान काम के लिए समान वेतन नहीं हुआ। तो वही कह रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में ये चर्चा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। तो समझ गए दोस्तों, ये है 39 में, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बात दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा दोस्तों, समझा रहा हूं। आप लोग क्या कीजिएगा, कोई किताब निकालिए, उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब है दोस्तों 40 क्या है, सुन लीजिएगा। 40 का है दोस्तों कि ग्राम पंचायत का गठन। सुन लीजिए दोस्तों, जो ग्राम पंचायत है, यानी ग्राम पंचायत आप जानते हैं दोस्तों कि जो ग्राम पंचायत होता है, जो मुखिया का चुनाव होता है, कह रहा है कि उसका गठन संबंधित जो बात है वो अनुच्छेद में है दोस्तों। कौन अनुच्छेद में है, 40 में। अब दोस्तों एक बात आप बताइए, गांव का अगर विकास करना है तो कहने का मतलब कि जो है छोटे स्तर पर कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो वही ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, मुखिया बनता है और अपने क्षेत्र का विकास करता है, गांव का विकास करता है, पंचायत का विकास करता है। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि कहीं ना कहीं राज्य के नीति से तत्व के तहत ही ग्राम पंचायत का भी चुनाव के बारे में, ग्राम पंचायत का गठन के बारे में चर्चा है। अब आगे कहा है दोस्तों 41 कहा है दोस्तों कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी राज अगर चाहेगा दोस्तों तो कुछ कंडीशन में काम भी देगा, शिक्षा भी देगा और मजदूरी कुछ सहायता भी देगा। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जैसे तरह मनरेगा के तहत कार्य किया जाता है, उसी तरह वो केंद्र लेवल पर हो गया तो राज्य लेवल पर दोस्तों कुछ काम दिया जाएगा। ये राज्य के नीतिशक तत्व के तहत 41 में ये बात कहा गया है। अब है दोस्तों कि अनुच्छेद 42 में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 42 में कह रहा है कि काम की न्याय संगत और मनोविच दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी आपको प्रसूति सहायता होगा और जो मनोविचित दशाओं में तथा काम की न्याय संगत व्यवस्था होगी, उसकी चर्चा है अनुच्छेद
42 में। 43 क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 43 कह रहा है क्या दोस्तों कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। यानी इसमें बोला गया दोस्तों कि जो कुटीर उद्योग होगा, कुटीर उद्योग आप जानते हैं दोस्तों कि ग्रामीण में जो कुटीर उद्योग होता है छोटे स्तर पर, उसको यहां बढ़ाया जाएगा, ये को विकास किया जाएगा। किसके माध्यम से, तो कुटीर उद्योग के माध्यम से। चलिए आगे है दोस्तों 44 में, नागरिकी को लिए एक समान सिविल संहिता। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा है, एक समान सिविल संहिता। तो दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो 44। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है दोस्तों कि समान सिविल संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो 44 में है। अब देखिए दोस्तों 45 क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 45 कह रहा है दोस्तों, चलिए 45 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 45 कि इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, यानी जो निःशुल्क शिक्षा मिलता है दोस्तों, इसमें यह प्रावधान है कि राज्य चाहे तो निःशुल्क शिक्षा दे सकता है, इसका इसमें चर्चा है। अब है दोस्तों 46 ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एससी और एसटी जो होते हैं, एससी और जो एसटी होते हैं उसके बारे में करा दोस्तों कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए, जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगी। यानी पैसा से भी मदद करेगा और शिक्षा को भी बढ़ावा देगा। तो एससी और एसटी आप देखते हैं दोस्तों कि जो है अपवाद में जो है एससी और एसटी को छूट दी जाती है। ऐसे कहा जाता है कि सबके लिए समान कानून है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एससी और एसटी के लिए कुछ अपना एक नियम है, एवं अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए। तो कितना अनुच्छेद में है दोस्तों, 46। आगे क्या है दोस्तों 47 में कहा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य कर्तव्य है। अब देखिए दोस्तों 47 में बोला गया है कि पोषाहार, आप समझते हैं पोषाहार मतलब भोजन दोस्तों, पोषाहार। फिर करा है कि जीवन स्तर, जो जीवन का स्तर है उसको ऊंचा करने के लिए जो लोक स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है, जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि आंगनबाड़ी होता है, पंचायत भवन होता है, और भी ऐसे स्वास्थ्य संबंधित बात आंगन होता है, उसकी सुविधा दी जाती है। तो यही दोस्तों 47 में कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य के विकास के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पोषण स्तर किया जाएगा, पोषण स्तर किया जाएगा। आगे है दोस्तों 48 कह रहा है, 48 कह रहा है दोस्तों कि कृषि एवं पशुपालन संगठन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृषि पशुपालन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग के देश में कृषि प्रमुख है, कृषि पर ही जो कार्य ज़्यादा लोग, गरीब लोग आश्रित हैं। तो कराएगी जो कृषि करना चाहते हैं वो कृषि करते हैं, या पशुपालन का संगठन होता है। लोग आप जानते हैं कि पशु पर भी लोन लेता है लोग, जानवर पास जो है, जानवर जो है वो पोसते हैं लोग, उसका दूध बेचते हैं। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है दोस्तों, तो कह रहा है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन होगा, उसका एक संगठन बनेगा। वो किस अनुच्छेद में दोस्तों, 48 में। अब आगे कह रहा है दोस्तों ये 49 क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। राज्य का दोस्तों ये कहीं ना कहीं कर्तव्य है, राज्य को चाहेगा राज्य कि जितने भी स्मारक है उसको महत्व दे, उसको स्थानों एवं वस्तुओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रखे। ये है दोस्तों 49 में। 50 में क्या करा है दोस्तों कि कार्यपालिका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 50 में कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी दोस्तों कानून बनाने वाला
समझे, कानून का न्याय करने वाला दोनों दोस्तों अलग है। अगर दोस्तों जो कानून बनाए और वही अगर न्याय करे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो कानून जो है कार्यपालिका दोस्तों अलग है और न्याय करने वाला न्यायपालिका अलग है। तो इसी का पृथक्करण का चर्चा किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 50। अब है आगे दोस्तों अनुच्छेद 51, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो शांति और सुरक्षा की व्यवस्था है, इसको अनुच्छेद 51 में इस बात को दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप किस तरह से देख लिए कि 36 से लेकर के 51 तक जो अनुच्छेद है उसमें क्या क्या बात लिखी गई है। दोस्तों मेरे यहाँ इतना पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको दोस्तों इस टॉपिक को समझाए हैं और आप एक किताब कोई बुक निकालिए जिसमें ये चीज़ पढ़ाया गया है जो इनमें इस टॉपिक हो, और उस टॉपिक को दोस्तों अनुच्छेद बाई अनुच्छेद करके आप पढ़िए, उसको रटिए, उसको याद कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेहनत से ही कुछ किया जा सकता है, बिना मेहनत के आप नहीं सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग का जो टॉपिक था आज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए, आप लोग यहाँ पर देखें। अब एक दोस्तों पॉइंट है इसमें कि कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तरह ही काम करता है 2 अनुच्छेद और है, जो कह रहा है कि एगो 350 के क दोस्तों इसमें है तो नहीं लेकिन इसी की तरह कार्य करता है, और दूसरा कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 351, यानी इसको दोस्तों आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इसी का एक रूप है। तो क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़ सुन लीजिए। कह रहा है कि कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्य के नीति तत्वों के मूल रूप से कार्य करते हैं, जैसे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा दें। यानी कहा गया दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर अपने भाषा में शिक्षा दी जाए, इसकी चर्चा है 350 के कम है। और इसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि हिंदी को प्रोत्साहन देना, जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी लैंग्वेज है, उसमें हिंदी को प्रोत्साहन देना। तो दोस्तों आपने देखा कि 2 अनुच्छेद और थे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ही कार्य करते हैं। अब है दोस्तों इसके आगे का जो वीडियो है, जो आगे का टॉपिक है, मैं आगे के वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगला टॉपिक को देखेंगे। हाँ दोस्तों, एक गुजारिश है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को देखिए तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों उन लोगों को भी ये पढ़ाई का, ये वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।